जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के क्यूज पर। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर किसी भी पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया हो, जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहले तो चलते हैं अपने इन सभी दोस्तों पे एक बार देखते हैं कि किसने क्या कमेंट किया है, क्योंकि ये दोस्त मुझे अपना 1 मिनट देते हैं। तो बिल्कुल दोस्त 1 मिनट मैं भी दूंगा। यहाँ पे राखी कुमारी किसी का आंसर कर रही हैं, गौतम कुमार हैं, राजीव कुमार हैं और कुलदीप चौधरी हैं, अजरुद्दीन है। और यहाँ पे देखिए ये हमारे कुलदीप भैया हैं, पटेल वंदना पटेल हैं, सोनू खन्ना है। ये काफ़ी दिनों बाद सोनू खन्ना ने कमेंट किया है। सुमन है, सौरभ सिंह हैं। यहाँ पे सौरभ भैया गुड नाइट, हाँ जी जय हिंद। तो जय हिंद भैया, जय माता दी। शोएब भैया कह रहे जय माता दी, तो जय माता दी। और यहाँ पे सचिन माथुर भैया हैं, इनको भी। और प्रवीण नाथ हैं, अली भैया हैं, सीमा गौरा हैं, शिवम त्रिवेदी हैं और राजकुमार हैं, दिलीप भैया हैं, सागर कुमार हैं। और यहाँ पे हमारे सुभाष यादव भैया हैं, स्टिकर भेज रहे हैं। शबीना हैं, मैंने आपको इंस्टाग्राम पर फॉलो किया है। अच्छा ठीक है, पुराना कमेंट है ये तो। और यहाँ पे हर्ष भैया हैं, तो सचिन हैं। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं बिना किसी देरी के अपने क्लास की तरफ। देखो यहाँ पे पहला प्रश्न जो हमारा दिया गया है कि भारत के पहले कचरे से कोयला बनाने वाले प्लांट को किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है। तो भारत का पहला है ना, और ये देखो करंट का भी है ना। तो ये स्थापित किया जा रहा है अभी कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो याद रखना भैया ये बनारस में किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से किस देश की भारत के साथ स्थल एवं जल सीमा नहीं लगती है। मतलब स्थल एवं जल मतलब दोनों सीमाएं जो हैं, स्थल और जल सीमा नहीं लगती है। देखो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ में तो स्थल सीमा और जल सीमा दोनों लगती हैं, ठीक है ना। बांग्लादेश के साथ में भी दोनों लगती हैं, म्यांमार के साथ भी दोनों लगती हैं। तो यहाँ पे श्रीलंका ऐसा है जिसके साथ सिर्फ जल सीमा लगती है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया ऑप्शन ए जो दे रखा है वो क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और शायद अफ़गानिस्तान भी है जिसके साथ जल सीमा नहीं लगती है ना। तो ये बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे इस तरीके से। ये सिर्फ 3 देश हैं, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, आप याद रखेंगे जिनके साथ दोनों सीमाएं लगती हैं, स्थल एवं जल। तो बिल्कुल आपको याद रखना है, नोट कर लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया, भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ किस स्थान पर बनाई जाती हैं। भारतीय रेलवे के यात्री बोगियाँ किस स्थान पे बनाई जाती हैं, तो इसका आप सही जवाब क्या बताएंगे। तो इनमें से आप बताइएगा। यहाँ पे जो आपका देखो, यहाँ पे जो आपका ऑप्शन ए दे रखा है ना, पैरम्बूर, तो ऑप्शन ए जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। ये कहाँ पड़ता है, शायद तमिलनाडु में पड़ता है ना। और दूसरा याद रखना आपका है कपूरथला, यहाँ भी बनाई जाती हैं, ठीक है ना, कपूरथला। और तीसरा आपका रायबरेली है। तो इन तीनों को आप ध्यान रखेंगे जहाँ पर यात्री बोगियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है ना दोस्तों। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक किस कंपनी ने बनाया है। तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी बहुउद्देशीय जहाज समर्थक जो है किस कंपनी ने बनाया है। तो ये देखो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये आपके करंट से संबंधित है ना। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा एल एन टी शिपयार्ड। ऑप्शन बी जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा दोस्त बिल्कुल सही जवाब। और ये देखो कब लॉन्च किया गया, तो वो भी आप याद रखना। ये हुआ था 14 अक्टूबर 2024 को, है ना। तो देखो ये अक्टूबर का ही क्वेश्चन है, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है एल-एन-टी शिपयार्ड, आप याद रखेंगे समर्थक के लिए। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन थे। भारतीय हॉकी टीम के प्रथम कप्तान ओलंपिक में कौन थे। कल मैंने बताया था कि हॉकी जो है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ था, है ना। अब यहाँ पे आपको पहले तो ये बताओ कि जो ओलंपिक में कप्तान थे वो भारत के प्रथम कप्तान कौन थे। तो यहाँ पे सही जवाब जो है वो इनमें से हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा जी, है ना। ऑप्शन ए जो है वो आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद जी से आप याद रखना, इन्हें हॉकी का जादूगर बोला जाता था, हॉकी का जादूगर बोला जाता था। जब ये ओलंपिक खेल रहे थे ना, ओलंपिक खेल रहे थे उस टाइम मतलब हाफ समय हो गया था और कोई भी गोल नहीं हुआ, ठीक है ना। तो वहाँ पे बैठे लोगों ने कहा कि अरे मेजर साहब ये क्या है, आपसे गोल क्यों नहीं हो रहा है। तो मेजर साहब ने कहा कि ये जो गोल पोल है ना ये छोटा है, ये जो गोल पोल है ये क्या है, छोटा है।
तो कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ओलंपिक की बात है भाई, ओलंपिक में छोटा कैसे हो सकता है। तो कहा चेक करो, चेक करा तो वो वाकई में छोटा निकला, ठीक है ना। जब वो सही हुआ तो पता लगा आधे समय के बाद उन्होंने जड़ाजड़ गोल दागे और भारत को जिता लिया। तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद जी को। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। आज देखो क्लास में ना क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बस आप क्लास में जुड़े रहिएगा, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे याद रखना ये दिया गया है, अनुच्छेद में पूछा गया ना, तो यहाँ पे जो अनुच्छेद है वो ये हो जाएगा 324, अनुच्छेद 324 ऑप्शन बी जो है सही जवाब हो जाएगा। अगर भाग की बात की जाती तो कौन से भाग में है निर्वाचन आयोग, बताइएगा। तो भाग याद रखना 15, कितना 15 आप याद रखेंगे, ठीक है ना। वित्त आयोग का जो गठन वगैरह है तो वो याद रखना 280 में, वित्त आयोग का जो गठन वगैरह है वित्त आयोग दिया गया 280 में, ठीक है ना। तो 343 याद रखना, ये राजभाषा से संबंधित है। और भारत में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, बताइए। 22 भाषाओं को दी गई थी, वो भी आप याद रखना। और ये जो राजभाषा है वो हमारी हिंदी है, और जो लिपि होगी वो क्या होगी, देवनागरी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे जो भी मैंने बताया स्क्रीनशॉट ले लो। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। जो यहाँ दिया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है। संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना, देखो आपको ऐसे पता होना चाहिए, जो हमारा 25 से 28 है इसमें धर्म से संबंधित है ना। ये हमारा धर्म की स्वतंत्रता एवं धर्म का प्रचार जो है वो आपका 25 से 28 तक आता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे संस्कृति और शिक्षा का जो अधिकार है वो 29 और 30 में आता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और देखो अनुच्छेद 31 से 35 जो है ये हमारा किससे संबंधित है, तो याद रखना वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकारों से संबंधित है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, 32 पूछ भी लिया जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। आज आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे। देखो यहाँ दिया है निम्न में से साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है। अब यहाँ पे कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नींबू भी दिया है, इमली भी दिया है, तो ये तो हो नहीं सकता। अंगूर और टमाटर में से समझ नहीं आ रहा। तो बिल्कुल दोस्त साइट्रिक अम्ल का जो प्राकृतिक स्रोत है वो यहाँ पे जो आपने सोचा था वाकई वही है, क्या, नींबू, खट्टे फल। याद रखेंगे नींबू या खट्टे फल, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप कहेंगे कि भैया इमली को क्यों नहीं टिक किया है, तो मैं आपको बताऊँ इमली और अंगूर में सेम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल। कौन सा, टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। तो टाइटेरिक अम्ल जो है ये इमली और अंगूर में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, पता है क्या, ऑक्जेलिक अम्ल होता है। कौन सा, ऑक्जेलिक अम्ल। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, हो सकता है मैं बोल रहा हूँ आपको समझ ना आ रहा हो, ठीक है ना। जैलिक अम्ल, तो ये आप याद रखना। ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो टमाटर में पाया जाता है, और साइट्रिक अम्ल जो है वो नींबू में पाया जाता है, और टाइटेरिक अम्ल जो है वो इमली और अंगूर में पाया जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। ये अभी देखो ये भी आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा अमर अब्दुल्ला। क्या हो जाएगा, अमर अब्दुल्ला। ऑप्शन सी जो यहाँ पे दे रखा है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है निम्न में से हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। निम्न में से हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है, इनमें से क्या होगा, ए बी सी डी में से आपका सही जवाब। तो देखो यहाँ पे जो स्टेथोस्कोप दे रखा है ना, स्टेथोस्कोप, ऑप्शन ए ये हो जाएगा आपका सही जवाब, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कर देंगे हम अपना राइट आंसर। कार्डियोग्राम जो है ये किस लिए होता है, तो ये याद रखना जो हृदय की गति की जांच के लिए होता है। ये हृदय की गति की जांच के लिए होता है। और गति सुनने के लिए जो होता है यहाँ पे हृदय और फेफड़ों की गति सुनने के लिए वो होता है स्टेथोस्कोप। डॉक्टरों के पास आपने शायद देखा भी होगा, है ना। और यहाँ पे देखो रेन गेज जो है, रेन गेज का काम क्या होता है पता है क्या, ये होता है जो वर्षा होती है ना, वर्षा उसका मापन के लिए, है ना, उसके मापन के लिए जो होता है वो रेन गेज। देखो रेन से समझ सकते हो भाई, रेनी डे, रेनी जो होता है वर्षा होती है ना, तो आप ऐसे समझ सकते हैं। तो बिल्कुल दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
देखो यहाँ दिया है माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे दो आंसर आपके हो सकते हैं, है ना। यहाँ पे दो आंसर हो सकते हैं। पहला तो देखो जो ऑप्शन में दिया है उनमें से अल्बर्ट वान कोलिकर हो जाएंगे, जिन्होंने कब खोज करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। कब खोज करी थी? 1857 में। कब करी थी? 1857 में करी थी। तो ये तो आपको देखो यहाँ पे पता ही चल गया, ठीक है ना। अब एक रिचर्ड अल्टमैन है, रिचर्ड अल्टमैन, उन्होंने पता है उन्होंने 1886 में क्या क्या किया था। इन्होंने बताया था कि ये जीवन के अणु हैं, है ना। तो इन्होंने भी इसके बारे में कुछ बताया था। तो याद रखना, हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए रिचर्ड अल्टमैन के बारे में, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न का जवाब है वो आपका बिल्कुल ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे डी डुबे मैंने उस दिन आपको बताया था, डी डुबे से याद रखना लाइसोसोम की वो खोज की थी, है ना, लाइसोसोम की खोज की थी। तो ये भी डी डुबे को भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे जो जॉर्ज ई पॉलेट दे रखा है, इन्होंने किसकी खोज करी थी बताओ, इन्होंने किसकी खोज करी थी। तो याद रखना इन्होंने उसकी करी थी राइबोसोम की, किसकी, राइबोसोम की। तो राइबोसोम भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये किसने करी थी? जॉर्ज ए पॉलेट ने करी थी। और कब करी थी वो भी आप देखो, अगर मेरे साथ बैठा करो तो दोस्त क्या किया करो, पेन कॉपी लेके बैठा करो, ठीक है ना। 1955 में करी थी। तो ये भी आप नोट कर लो, नोट्स बनाते हुए चलो यार। वाकई में मुझे लगता है कि अगर आप चीज़ों को लिख रहे हैं ना तो आपको सुनने से ज़्यादा याद होता है। इस चीज़ को दिमाग में डालना, वही 100% सत्य भी है, समझ रहे हो ना। अगर आप लिख रहे हो तो आपको ज़्यादा याद होगा बाकी सुनने के। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ दिया है पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी कब होती है। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य जो है वो अधिकतम दूरी कब होती है, मतलब कि अपसौर पूछा गया है ना। जो दूरी ज़्यादा होती है उसे अपसौर बोलते हैं और कम दूरी होती है उसे उपसौर बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे अपसौर आपको बताना है कि कब होता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे आपका सही जवाब 4 जुलाई हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है अगर आपने लगाया है तो आपका सही जवाब हो गया। और निम्न दूरी जो होती है, तो निम्न दूरी भी आप याद रखेंगे कब होती है, 3 जनवरी को, ठीक है ना। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है कि पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहा जाता है। बताइए इनमें से पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब जो है वो किसे कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे देखो आपका जो सही जवाब होगा वो होगा ज्वालामुखियाँ। ज्वालामुखी जो ऑप्शन बी में दे रखा है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसे क्या कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब। अब अगर आपसे ये पूछ लूँ एक प्रश्न जो मुझे याद आ रहा है कि पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो अब क्या बताएंगे? तो याद रखना पहला तो 23 सितंबर को होता है, ठीक है ना। और दूसरा याद रखना 21 मार्च को होता है, ठीक है ना। तो ये आप दोनों डेटें याद रखेंगे, 23 सितंबर और 21 मार्च को पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। और पृथ्वी का सुरक्षा बल्ब किसे कहते हैं? ज्वालामुखी को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है निम्न में से आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। निम्न में से आकार के अनुसार दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो सबसे छोटा अगर पूछा जाएगा तो आप तुरंत बता देंगे भैया बुध हो जाएगा, है ना। यहाँ पे दूसरा सबसे छोटा पूछा है तो आप क्या बताएंगे? तो देखो दोस्त, दूसरा याद रखना मंगल ग्रह होता है। कौन सा होता है? मंगल ग्रह होता है, ठीक है ना। मंगल ग्रह होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा। इसका मैं चलो आपको पूरे बता देता हूँ। अगर आप नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं वाकई में, तो आपको सभी पता होने चाहिए, है ना। सबसे बड़ा आपका जो होता है वो होता है बृहस्पति, जिसका कलर कैसा होता है? पीला कलर होता है ना। तो ये आपको देखो याद रखना है। उसके बाद आपका आता है शनि ग्रह, जिसका कलर कैसा होता है? काला ग्रह, काला ग्रह बोलते हैं, मतलब काला कलर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है अरुण, ये भी आप याद रखना है, ये साइज वाइज, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपका वरुण, ये ठीक है ना। उसके बाद आपकी आती है पृथ्वी। तो पृथ्वी का आकार यहाँ से देखो चौथा है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा। पृथ्वी जो है वो 5वें नंबर पे आती है। अगर 5वां पूछा जाएगा तो आप पृथ्वी को बता देंगे। उसके बाद आपका आता है शुक्र। कौन सा आता है? शुक्र ग्रह आता है। और फिर शुक्र के बाद आता है मंगल, और मंगल के बाद आता है बुध। तो यहाँ पे आप सभी को देखो क्रम वाइज मैंने बताया, सबसे छोटा बुध, उसके बाद मंगल, शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर वरुण, अरुण, शनि और
बृहस्पति, ठीक है ना। तो ये 5वां है पृथ्वी अपना, ये भी आपको याद रखना। और देखो सांझ का तारा, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये सब किसे बोलते हैं? शुक्र ग्रह को बोलते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी यही है ना। सबसे गर्म ग्रह जो है वो शुक्र है, लेकिन सूर्य के सबसे नज़दीक जो है वो कौन सा है? वो बुध ग्रह है, जो सूर्य के सबसे नज़दीक है। तो यहाँ पे देखो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है कि राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना किस राज्य में की जाएगी। तो ये देखो, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि पेपर आपका होने वाला है, ठीक है ना। कभी भी आपका एडमिट कार्ड आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जो राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना है वो कहाँ, किस राज्य में की जाएगी। तो यहाँ पे सही जवाब आपका गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्त हो जाएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। कर्क रेखा का सर्वाधिक भाग किस राज्य से गुजरता है? पहले तो आप ये बताओ कि जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है ना। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, आप तुरंत बता देंगे कि भैया 8 राज्य। अब यहाँ पे सर्वाधिक कौन से राज्य से होकर गुजरती है ना। ये आपने जब बहुत ज़्यादा जाके डीप में पढ़ा होगा तभी आप बता पाएंगे, वरना आप इनमें से ऑप्शन ही लगाएंगे गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या इनमें से कोई नहीं। तो भैया यहाँ पे हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइएगा, अगर आपने इधर उधर टिक किया था तो आपका आंसर गलत था, क्योंकि यहाँ पे हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो भाग है कर्क रेखा का वो मध्य प्रदेश से होके गुजरता है। अब वो 8 राज्य कौन से हैं वो भी अगर नहीं पता है तो नोट कर लो। देखो पहले तो आपका गुजरात हो जाएगा, है ना। पहला आपका गुजरात हो जाएगा, दूसरा आपका राजस्थान हो जाएगा। और देखो हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, जो राजस्थान याद आया, और सबसे कम भाग जो है वो राजस्थान से होके गुजरता है ना। सबसे कम जो है राजस्थान से, सबसे ज़्यादा जो है वो मध्य प्रदेश से। तो ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद आप याद रखना मध्य प्रदेश आपका हो जाएगा एमपी, और एमपी के बाद आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, है ना। पश्चिम बंगाल हो जाएगा, तो ये भी आपको याद रखना है। और पश्चिम बंगाल के बाद आपका छत्तीसगढ़ आ जाएगा, तो छत्तीसगढ़ भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपका झारखंड आ जाएगा, तो झारखंड भी याद रखना है। उसके बाद आपका त्रिपुरा आ जाता है ना, त्रिपुरा आ जाएगा। और त्रिपुरा के बाद एक आपका कौन सा बज रहा है? मिजोरम। कौन सा है? मिजोरम। तो यहाँ पे आपने 8 के 8 मैंने नाम बताए हैं, आप नोट कर लो। सबसे कम राजस्थान से, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश से, और बाद बाकी 8 राज्य आपके, तो सभी आपको याद होने चाहिए। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। 17वां क्वेश्चन है। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए रुकूंगा और मैं यही कहूँगा, आप लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है। उसके लिए तो पहले सभी दोस्तों को धन्यवाद। और इस बार आप सभी का 100% सिलेक्शन हो जाएगा। और आप भी अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक बार लाइक वाला बटन ज़रूर दबा दें, ठीक है ना। जितने पुराने दोस्त हैं वो तो दबाते हैं, एक बार आप भी नए जुड़े हो मेरे साथ में तो अपनी प्रेजेंट लगा दो, लाइक वाला बटन दबा दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा देना। और अगर हो सकता हो थोड़ी सी हेल्प कर दो, अपने जितने भी ग्रुप वगैरह हों वहाँ पे क्लास को शेयर कर दो, ठीक है ना। क्लास की लिंक को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। और पीडीएफ के लिए मैं आपको बता दूं, पीडीएफ के लिए किसी को भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बोल देना, ठीक है ना। पीडीएफ तो मैं टेलीग्राम का लिंक आपको शेयर कर दूंगा और आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, जहाँ पे अभी लगभग 40 पीडीएफ पड़ी हुई है ऑलरेडी, और बाद बाकी मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और यहाँ दिया है कि भारत एवं बांग्लादेश के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो यहाँ पे आप क्या बताएं, भारत एवं बांग्लादेश के बीच की जो सीमा रेखा है वो क्या कहलाती है। देखो वैसे तो आप बता सकते हैं कि रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, है ना, लेकिन यहाँ पे आप याद रखना एक नाम और है। वो नाम क्या है? शून्य रेखा, ऑपरेशन शून्य रेखा या शून्य रेखा। ऑप्शन सी जो है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं कि 1931 में जब बांग्लादेश को आज़ादी के समय जो रेखा बनाई गई थी उसे रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं ना, 1971 के समय। तो ऐसे आप याद रखना। और देखो भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा भी बांग्लादेश साझा करता है। कल मैंने आपको शायद बताया था, भारत, चीन और पाकिस्तान के साथ में बताया था ना। तो यहाँ पे जो मैंने बांग्लादेश के साथ में बताया था वो कितना बताया था? 4096 किलोमीटर, यही बताया था ना आपको, 4096 किलोमीटर। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे और शून्य रेखा को भी आप याद रखेंगे। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पे देखो दिया है निम्न में से भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के खुलाना शहर तक ट्रेन चलती है, उसका नाम क्या है। तो भैया देखो भारत से बांग्लादेश तक
बांग्लादेश के खुलाना शहर तक जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या है? बंधन एक्सप्रेस ट्रेन, थार एक्सप्रेस ट्रेन या समझौता एक्सप्रेस। तो यहाँ पे देखो अगर आपने ज़रा सा भी पहले पढ़ा है तो यहाँ पे आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं कि थार और समझौता समझौता जो है ये पाकिस्तान के साथ में चलता है ना, पाकिस्तान के साथ में चलती है। तो यहाँ पे बंधन एक्सप्रेस ट्रेन आपकी बसती है। और देखो एक ट्रेन और है, एक ट्रेन जो है वो और है, उसका नाम है देखो वो क्या कहते हैं, मैत्री एक्सप्रेस है ना, मैत्री एक्सप्रेस ये भी चलती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और ये बंधन एक्सप्रेस जो है ये तो अभी 2008 में स्टार्ट हुई थी। कब? 2018 में स्टार्ट हुई थी। मैं आज देखो लिख सही रहा हूँ क्योंकि लिखता हूँ ना, इसीलिए बिल्कुल सही लिख रहा हूँ, लेकिन याद मुझे गलत आ रहा था। तो यहाँ पे याद रखना भैया 2018 में ये स्टार्ट हुई थी बंधन एक्सप्रेस ट्रेन। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि रेलवे से संबंधित पेपर और पूछा भी जा सकता है। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। महात्मा गांधी जी ने कब कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था? महात्मा गांधी जी ने कब कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था? उस दिन बताया था कि कहाँ अधिवेशन रहे, किस अधिवेशन में अध्यक्ष रहे थे, तो सभी ने बताया था भैया बेलगांव है ना, 1924 था ना। अब यहाँ पे आप बताओ कि त्याग पत्र कब दे दिया था कांग्रेस से? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 1934 में। कब दे दिया था? 1934। डेट थी 29 अक्टूबर है ना, 29 अक्टूबर 1934 को कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया था। तो ये याद रखना है। 1931 भी याद रखना। 1931 में जो देखो 1930, 31 और 32 में गोलमेज सम्मेलन हुए थे है ना, गोलमेज सम्मेलन हुए थे। तो इसमें भी याद रखना कि जो 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। ये महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, इसीलिए याद रखना कि एक ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था है ना, ये आपको पता रहेगा। और देखो यहाँ पे 1942 जो दे रखा है, 1942 में याद रखना 9 अगस्त को क्या हुआ था? गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया था है ना, गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। और फिर गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था ये भी पूछ लिया जाता है। कहाँ रखा गया था? पूना की वो था कौन सा पैलेस था? आगा खां पैलेस है ना, आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। कब? 9 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी जी को आगा खां पैलेस में रखा गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो 20 क्वेश्चन हो गए हैं और मैं यहाँ पे ना आपको चलो एक लाइन सुना देता हूँ है ना, एक लाइन सुनाता हूँ कि कहते हैं ना कि उम्मीद जिंदा रखिए मेरे दोस्त, उम्मीद जिंदा रखिए मेरे दोस्त, आज हंसने वाले कल तालियां भी तो बजाएंगे है ना। और वो तभी बजाएंगे क्योंकि लोग सुनने से कम देखना ज़्यादा पसंद करते हैं है ना। कि जब आप अभी बोलते रहो कि मैं ब्लैक थार लाऊंगा, थार लाऊंगा, थार लाऊंगा, कोई नहीं सुनेगा। सबको मालूम है कि तुम साइकिल नहीं ला पाओगे है ना। और अगर आपने थोड़ी सी मेहनत कर ली और सिलेक्शन हो गया, फिर आप स्कॉर्पियो ले आओ, थार की तो बात छोड़ो। तो वो कहेंगे अरे हमें तो पता था, हमें तो पता था। तो बिल्कुल दोस्त उन्हें पता होना चाहिए, इसीलिए हमें मेहनत करनी है। और यहाँ दिया है कि 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया है? 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सी है 19वां संस्करण है ना, 19वें संस्करण जो है वो 2023 में खेला गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, यहाँ से पूछा जा सकता है कि कितने देशों ने इसमें भाग लिया था? तो भैया 45 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 45 देशों ने भाग लिया था इसमें। और देखो एक चीज़ याद रखना, इसका आयोजन भी आपसे पूछा जा सकता है जो कि चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। तो इसका आयोजन भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। हाल ही में किसने श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? हाल ही में किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना जयसूर्या, ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखे हैं वो आपके सही जवाब हो जाएंगे। और ये क्रिस सिल्वर वुड है ना, ये शायद पूर्व कोच हैं है ना, ये पूर्व कोच हैं, ऐसे आप याद रखना। और यहाँ पे जो जयसूर्या हैं वो अभी क्रिकेट टीम, श्रीलंका क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, हेड कोच बनाए गए हैं। तो बिल्कुल दोस्त ये देखो करंट के क्वेश्चन हैं। और ये देखो आपका दिया गया है निम्न में से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल किस से संबंधित है? निम्न में से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल जो है वो किस से संबंधित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे याद रखना भैया ये आपके केंद्र सरकार से संबंधित है। किससे? केंद्र सरकार से संबंधित है। दूरसंचार विभाग से वो है क्या बोलते हैं, दूरसंचार विभाग से संचार सारथी पोर्टल। कौन सा है? संचार सारथी पोर्टल
तो ये आप ध्यान रखना, ये आपके दूरसंचार विभाग से। उत्तर प्रदेश सरकार से तो मैंने आपको कल भी बताया था और आज एक बता देता हूँ, संभव पोर्टल, तो ये भी आप याद रखना, संभव पोर्टल जो है ये आपके उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है। तो बिल्कुल दोस्त, यहाँ पे जो भी मैंने बताया देखो नोट कर लो, योजनाएं हैं, पोर्टल हैं, ये जरूर पूछे जाएंगे आपसे। और देखो यहाँ पे दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे बिल्कुल आप सही जवाब कर रहे हैं, 8 सितंबर। कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है 8 सितंबर को मनाया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है, शांति दिवस, तो ये कब मनाई जाती है, शांति दिवस जो है ये आपका मनाया जाता है 21 सितंबर को, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है, 27 सितंबर को मनाया जाता है विश्व पर्यटन दिवस। कौन सा, विश्व पर्यटन दिवस, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस तो आप 5 सितंबर बता देंगे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय जो है वो 5 अक्टूबर है, ठीक है ना। तो इसलिए आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पर। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। निम्नलिखित में से 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे। 2011 की जनगणना से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, मैं आपको कोशिश करूँगा आज ज़्यादा से ज़्यादा जनगणना से भी क्वेश्चन करवाने का, लेकिन यहाँ पे जो प्रश्न है वो है, आंसर है सी चंद्रमौली, ठीक है ना। प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, श्री चंद्रमौली जी। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे जो स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो कौन थे, तो वो याद रखना अशोक मित्रा थे, है ना। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम जनगणना आयुक्त थे वो थे अशोक मित्रा। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, निम्न में से गुलाम वंश की स्थापना कब हुई थी। भाई गुलाम वंश की स्थापना तो किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करी थी, है ना। जिसमें कुतुब मीनार भी बनवाई थी, ये भी ध्यान रखना। और इसने जो स्थापना है वो 1206 में करी थी। कब करी थी, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो 1333 में याद रखना, जो इब्न बतूता था वो भारत आया था। कब आया था, 1333 में। और देखो वास्को डी गामा जो था वो 1900 लिख रहा हूँ, 1498 में आया था, कालीकट उतरा था, है ना। तो ये भी आप याद रखना। और देखो यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना, जो 1336 दे रखा है इसको भी नोट कर लो, क्योंकि आप नोट्स बना रहे हो तो ये डिटेलें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। 1336 में याद रखना, इसमें जो वो था विजयनगर साम्राज्य, उसकी स्थापना की गई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी थी, हरियर और बुक्का। ये तो बिल्कुल आपको रट्टा पड़ा होगा, है ना। तो याद रखना 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से भारत पाकिस्तान युद्ध कब हुआ था। निम्न में से भारत पाकिस्तान जो युद्ध है वो कब हुआ था। पहले तो मैं आपको बताऊं, देखो यहाँ पे आप क्या आंसर कर रहे हैं मुझे नहीं पता है, लेकिन मुझे ये पता है कि आप जो भी आंसर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। जैसे कि 1965 यहाँ पे बहुत से दोस्तों ने कराया है ना, तो 1965 आपका सही जवाब हो गया। क्योंकि पहले, और देखो मैं और भी आपको यहाँ से बताऊँगा, पहले तो आप मुझे ये बताओ कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कितनी बार युद्ध हुआ अभी तक। याद रखना भैया, 4 बार हुआ। अब वो 4 बार कौन कौन सा है वो भी आपको पता होना। देखो पहला तो 1948 में ही हुआ था, 47 में आज़ाद हुए, 48 में पापा से लड़ बैठे ये पाकिस्तान वाले, है ना। और फिर क्या होगा भाई, बाप से कौन जीता है, हार गए, ठीक है ना। फिर इनसे नहीं रहा गया, ये 65 में आके बढ़ गए, फिर ये हार गए, है ना। फिर 65 के बाद इन्होंने क्या करा, 1971 में लड़ गए, है ना। 1971 में लड़ गए, फिर क्या हुआ, फिर भी हार गए, है ना। फिर उसके बाद ये कारगिल वॉर हुई, कब, 1999 में, और फिर क्या हुआ, फिर भी ये हार गए, है ना। 4 बार लड़े, 4 के चारों बार ये हार गए। तो याद रखना 1962 में चीन के साथ हुआ था, चीन ने हमला कर दिया था भारत पे, है ना। तो ये भी आप याद रखेंगे। और 1966 में वो हुआ था ताशकंद समझौता, जो हुआ था ताशकंद समझौता। तो ताशकंद समझौता जो है वो 1966 में हुआ था। तो ये भी आप बेटा ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया था। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली WTSA 2024 का उद्घाटन किसने किया था। तो यहाँ पे आप क्या देखो 2024 का क्वेश्चन है भाई,
है ना। तो ये आपको ये तो समझ लो कि आपका करंट अफेयर से संबंधित हो। यहाँ पे आपका सही जवाब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ऑप्शन ए जो दे रखे हैं सही जवाब हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्त। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में मांसपेशियों की जो कुल संख्या है वो कितनी होती है। भाई देखो ये आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि जो भी मेरे दोस्त हैं बिल्कुल राइट आंसर लगा चुके होंगे। 639 ऑप्शन सी जो है 639 लगा दिया हो। देखो मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है 206। बच्चों में हड्डियों की संख्या 300 है ना बच्चों में। अब देखो मांसपेशियों की संख्या 639 और जो आपके गुणसूत्र होते हैं ना, गुणसूत्र क्रोमोसोम बोलते हैं ना, उनकी संख्या कितनी होती है 46। जिसका जोड़ों में जोड़े बनाओगे तो कितने बनेंगे 23 जोड़े बनेंगे, है ना। तो ये भी आप याद रखना। एक पूछा जाता है अमीनो अम्ल की संख्या, है ना, अमीनो अम्ल जो होता है उसकी संख्या पूछी जाएगी तो याद रखना कितनी होती है 20 होती है ना। तो ये भी आपको बेटा ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो हाँ दिया है नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। देखो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, है ना। प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। उपाध्यक्ष की नियुक्ति की अगर बात करेंगे तो वो कौन करते हैं, वो भी हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं, है ना। भारत के प्रधानमंत्री जी के द्वारा किए जाते हैं। और देखो नीति आयोग का गठन भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये भैया जल्दी की बात है ना। तो आप याद रखना नीति आयोग का जो गठन है वो 1 जनवरी को हुआ था। 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग। पहले वो चलता था योजना आयोग, है ना, पहले योजना आयोग था ना, अब नीति आयोग हो गया है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। और इसका जो गठन है 1 जनवरी 2015 को हुआ है। इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति है वो भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा की जाती है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है विजय स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। विजय स्तंभ जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है। तो आप इसका देखो बहुत ही इजी आंसर है इसका, आप फटाफट इसका आंसर करिएगा। और देखो कहते हैं ना जब तुम्हें लगे ना कि तुम्हारे बस में कुछ नहीं है, तुम्हारे हाथों से सब निकल चुका है, तो एक चीज़ याद रखना कि भगवान जो है ना, मालिक जो है वो तभी हाथ थामता है जब दुनिया हाथ छोड़ देती है। वो आपका साथ तभी देगा जब समय बुरा होता है। अच्छे समय में भगवान नहीं होता है आपके साथ, ऐसा मैं मानता हूँ, लेकिन बुरे समय में आपके साथ ज़रूर होता है। कहते हैं ना कि जब तुझसे ना सुलझें तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर सब छोड़ दे बंदे। तो बिल्कुल दोस्त अगर आपको लग रहा है कि आप मुश्किल समय से गुजर रहे हैं तो बिल्कुल भगवान के ऊपर छोड़ दीजिएगा और आपको वाकई में आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आप अपनी मेहनत अपने कर्म में बिल्कुल भी कोई कमी नहीं छोड़ोगे, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है, प्रश्न दिया गया है कि विजय स्तंभ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो पहले हम बता देते हैं यहाँ पे राजस्थान, है ना। चित्तौड़गढ़ याद होगा आपको, राजस्थान में पड़ता है ना, तो वहाँ पे ये स्थित है। ऐसे पता है एक और नाम से जाना जाता है कीर्ति स्तंभ। कौन सा, कीर्ति स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। तो बिल्कुल चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। निम्नलिखित में से मैसूर किस राज्य का प्राचीन नाम है। मैसूर बताइएगा, यहाँ पे आप बताइएगा कि मैसूर जो है वो किस राज्य का प्राचीन नाम, मतलब पुराना नाम है। तो याद रखना भैया ये कर्नाटक का पुराना नाम है क्या, मैसूर, है ना। कर्नाटक की जो राजधानी है वो क्या है, मैंने आपसे कहा ना राजधानी राज्यपाल और सीएम आप याद रखें, ठीक है ना। तो याद रखना भैया बेंगलुरु है, क्या है, बेंगलुरु है, याद रहेगा ना। इसकी जो साक्षरता दर है, साक्षरता दर वो कितनी है बताओ। देखो अब यहाँ से कर्नाटक से बात करी तो जान लो कुछ चीज़ें वहाँ से, क्योंकि आप लिख भी लो, हो सकता पूछ लिया जाए। तो कर्नाटक की जो साक्षरता दर है वो है 75.4%, है ना, ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो एक वो पूछा जाता है यक्षगान, यक्षगान कौन से राज्य से संबंधित है। तो ये भी भैया आपके कर्नाटक से ही संबंधित है। उज्जैन का जो पुराना नाम था वो क्या था, अवंतिका था, है ना, अवंतिका था। और पाटलिपुत्र जो है ये किसका पुराना नाम था। देखो उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका था और पाटलिपुत्र का नया नाम जो है वो पटना है, क्या है, पटना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है निम्न में से फुटबॉल खेल से संबंधित कप कौन सा है।
निम्न में से फुटबॉल खेल से संबंधित जो कप है वो कौन सा है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। देखो दोस्त, थोड़ा सोच समझ के जवाब करना। यहाँ पे आपका रोवर्स कप तो होता ही है, फीफा विश्व कप भी होता है, डूरंड कप भी होता है, मतलब ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, सही जवाब हो जाएंगे। और संतोष ट्रॉफी बताओ, संतोष ट्रॉफी तो ये भी भैया आपके फुटबॉल से ही संबंधित है ना। क्रिकेट का जवाब मत देना, दिलीप ट्रॉफी होती है वो। और यहाँ पे संतोष ट्रॉफी जो है वो याद रखना, फुटबॉल खेल से संबंधित है। चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला। देखो, अगर क्लास पसंद आ रही हो ना, तो अभी मुझे ऐसा लग रहा है 2-3 दिन से थोड़ा सा सपोर्ट कम हो रहा है दोस्त। एक बार प्लीज़, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा नेक्स्ट टाइम आपसे, आज सिर्फ कह रहा हूँ लास्ट टाइम, एक बार लाइक वाला बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन को दबा दो। और थोड़ी सी हेल्प करना चाहते हो ना, तो बाकी में आज आप शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, क्लास को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में। और चलते हैं अपने प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, वाखंडा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। वाखंडा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत से दोस्त यहाँ पे मेरे महानदी लगाएंगे, है ना, महानदी लगाएंगे, क्योंकि ऐसा मेरे साथ भी कन्फ्यूजन होता है ना। मैं आपको सही बता रहा हूँ, सिर्फ बाखंडा और हीराकुंड में। तो बाखंडा जो है ये सतलज नदी पर है, सतलज नदी पर है। और किस राज्य में है ये भी याद रखना भैया, पंजाब राज्य में स्थित है ना। ये वाखंडा नागल परियोजना जो है पंजाब राज्य में सतलज नदी पर है। और देखो, महानदी अगर आपने लगाया था तो याद रखना हीराकुंड बांध है। कौन सा दोस्त, हीराकुंड बांध जो है ये है ओडिशा में, है ना, ओडिशा में। तो याद रखना है आप सभी को। और देखो, पेरियार नदी में वो है इडुक्की परियोजना, है ना। इडुक्की परियोजना जो है वो पेरियार नदी पर है। कौन से राज्य में है, कौन सा राज्य है भैया, ये मैं आपसे कमेंट बॉक्स में चाहता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का जो उद्घाटन है वो किसने यहाँ पे किया है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। अब बहुत से दोस्तों ने राहुल गांधी जी को भी टिक किया होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप कांग्रेस को देख के बात कर रहे हैं तो ये इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण की बात हो रही है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। निम्न में से हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे आप याद रखना, हेनरी कैवेंडिश, है ना, हेनरी कैवेंडिश। ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। इन्होंने कब करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, तो याद रखना 1766 में करी थी। कब करी थी, 1766 ईस्वी में करी थी, तो ये भी आप याद रखेंगे। देखो, रदरफोर्ड से याद रखना, रदरफोर्ड ने उसकी करी थी नाइट्रोजन की, है ना, नाइट्रोजन की जो खोज है वो रदरफोर्ड ने करी थी 1772 में। कब करी थी, 1772 में करी थी, तो ये भी याद रखना। और नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। जो हमारा वायुमंडल है, नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 78% पाया जाता है। और हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा सूर्य में पाया जाता है ना, सूर्य में सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये भी याद रखना है आपको। और देखो, यहाँ पे एक और नाम दे रखा है टेरी सेली। तो टेरी सेली ने पता क्या किया था, इन्होंने लाफिंग गैस का आविष्कार किया। लाफिंग गैस का जो पता है वो टेरी सेली ने लगाया था। तो ये भी आप नोट कर लेना, लाफिंग गैस, ठीक है ना। तो बिल्कुल दोस्त, और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया, निम्न में से नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले देखो, मैं ना कल एक लाइन सुन रहा था और मुझे बहुत अच्छी लगी, तो मैंने उसे नोट भी किया। लाइन थी कि औकात में रहकर किराए के मकान देखे जाते हैं, औकात में रहकर किराए के मकान देखे जाते हैं, सपने तो वो ही हैं जो औकात से बाहर देखे जाते हैं, है ना। तो बिल्कुल दोस्त, सपनों को साकार करिएगा। और कहते हैं कि जूते फटे पहनकर आकाश पे चढ़े थे, जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो बिल्कुल दोस्त, सपने जब औकात से बड़े होंगे, सफलता तभी औकात से ज़्यादा मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे देखो दिया है कि निम्न में से नौसादर का रासायनिक नाम क्या है। निम्न में से नौसादर का रासायनिक नाम पूछा जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे, अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो, यहाँ पे मुझसे गलती हुई थी, पता है गलती क्या हुई, जो मैंने यहाँ पे 35 नंबर में आपको बताया था, टेरी सेली ने पता है किसकी खोज करी थी, बैरोमीटर की करी थी। देखो, मुझे अभी याद आ गया अचानक से कि मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया,
और आप लोगों ने पता नहीं पकड़ पाया नहीं, बैरोमीटर, वायु दाब नापने के लिए जो बैरोमीटर होता है ना, उसकी जो खोज है वो टेरी शैली ने करी थी, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, और मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और यहाँ पे दिया गया है नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, नौसादर का रासायनिक नाम क्या है, तो याद रखना अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन ए जो यहाँ पे दे रखा है आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो जो नाइट्रस ऑक्साइड है ना, ये लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम है ना। ये जब मैंने यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड देखा तो मुझे लगा ये तो लॉफिंग गैस क्या है, फिर लॉफिंग गैस मैंने उधर कैसे बता दिया, है ना। तो मुझे याद आया, याद रखना लॉफिंग गैस का ये है। और सोडियम बाइकार्बोनेट, ये तो आपके खाने वाला सोडा हो गया, है ना। यहाँ पे बाई लग गया साथ में, बाई नहीं होता सोडियम कार्बोनेट तो आपके धोने वाला सोडा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। महाभारत का अन्य नाम क्या है, यहाँ पे बताना है निम्नलिखित में से महाभारत का अन्य नाम क्या है। तो अन्य किस नाम से जानते हैं, देखो एक तो भारत नाम से जानते हैं ना, और यहाँ पे दूसरा याद रखना आपका जय संहिता है ना, जय संहिता, तो ऑप्शन सी जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखो महाभारत की रचना भी पूछी जा सकती है, किसने महाभारत को लिखा था, तो याद रखना वेद व्यास जी ने लिखा था, किसने, वेद व्यास जी ने लिखा था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और ऋग्वेद है सबसे पुराना वेद जो है वो आपका ऋग्वेद है, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति है, तो ये भी आप याद रखेंगे। और एक देखो प्रश्न पूछा जाता है कि शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, मुझे याद आ गया, शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे, बताओ, याद आया, नागार्जुन, हाँ भैया सही कह रहे हो, नागार्जुन थे शून्यवाद के प्रतिपादक, तो ये भी याद रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा किससे ली थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की जो शिक्षा है वो किससे ली थी, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे, यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा भद्रभाऊ जैन मुनि से, किससे किससे ली थी, भद्रभाऊ जैन मुनि से ली थी। और देखो इनकी जो चंद्रगुप्त मौर्य, ये मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 298 ईसा पूर्व हुई थी, है ना, 298 ईसा पूर्व हुई थी, ये भी आप याद रखेंगे। और इनकी जो मृत्यु है वो सिरवड़ गोला में हुई थी, है ना, तो ये भी आप याद रखेंगे। सिरवड़ गोला कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है भैया, कर्नाटक में पड़ता है ना, कर्नाटक में, तो ये भी आप याद रखेंगे। और दूसरा यहाँ से एक याद रखना, इन्होंने उपवास द्वारा इन्हें मतलब इनकी जो मृत्यु है वो उपवास द्वारा इनको हुई थी, ठीक है ना। और महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थकार हैं, और ऋषभदेव जो है ये पहले हैं, ठीक है ना। तो ये देखो याद रखना, जैन धर्म से हो सकता है इनमें से कुछ पूछ लिया जाए आपसे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है कौन सा वंश नौसेना सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, कौन सा वंश, तो वो वंश था भैया चोल वंश, कौन सा, चोल वंश, तो सबसे अधिक समय तक शासन करने वाला भी यही था, तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं, देखो यहाँ पे मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य संस्थापक थे, मैंने बताया था। गुप्त वंश का श्रीगुप्त था, कौन था, श्रीगुप्त। और देखो मुगल वंश का बाबर था, मैं गुलाम वंश से याद आ रहा था, गुलाम वंश का तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला कौन है, ये आपका आज का SW है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और जो भी कमेंट बॉक्स में बताएगा मैं समझ जाऊंगा कि आपने क्लास को पूरा देखा है ना, 40 क्वेश्चन देखे हैं। तो यहाँ पे अगला पूछा गया है, मौलिक अधिकार को बचाने के लिए फरमान जारी करने का आदेश किसके पास होता है। भैया अगर आपके मौलिक अधिकार खतरे में हैं तो आप क्या करेंगे, आप सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में सीधा जाओ और बताओ कि भैया मेरे मौलिक अधिकार जो हैं वो खतरे में हैं, और उन्हें बचाने के लिए ये फरमान जारी करेंगे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में से कोई भी, ठीक है ना, कहीं भी आप जा सकते हो। और देखो यहाँ से एक चीज़ याद रखना, मैं यहाँ से जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे नोट कर लो, ठीक है। पहले तो आपके जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन से भाग में आते हैं, सभी दोस्तों को पता है कि भाग 3 में आते हैं, ठीक है ना। कौन से आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। और देखो अगर आपके जो मौलिक अधिकार हैं उनका हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग, है ना, आर्टिकल 32 आपको पता है ना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकार के हनन के लिए सर्वोच्च न्यायालय जाने का अधिकार देता है आर्टिकल 32, ठीक है ना। तो इसको आप विशेष रूप से इस क्वेश्चन को याद रखोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 18 वर्ष आप वोट दे सकते हो, लेकिन अगर ग्राम पंचायत का भी इलेक्शन लड़ना है तो उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है ना, ये आप याद रखना। और देखो किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है, तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो आपका होगा 61वां संविधान संशोधन। कौन सा, 61वां। और ये कब हुआ था तो वो भी याद रखना भैया, 20 दिसंबर 1988 में,
20 दिसंबर 1988 में हुआ था, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? देखो, उस दिन मैंने 2011 की पूरी जनगणना बताई थी, आपको ये भी बताया था आज की कौन जनगणना आयुक्त थे 2011 में, है ना, इतना सब बता चुका हूँ। अब आज यहाँ पे मैं महिला साक्षरता दर आपसे पूछ रहा हूँ, तो आप तुरंत बताएंगे 65.40%, है ना, 65.46%। आप याद रखेंगे ये महिला हो गई। टोटल की अगर बात करेंगे, टोटल, तो टोटल जो होती है वो 74.04% है, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर टोटल। और पुरुषों की बात करेंगे तो पुरुषों की आ गई यहाँ पे 82.14%, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इन सभी को ध्यान में रखेंगे, पुरुषों की, महिलाओं की टोटल, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेशक आप। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ दिया है, निम्न में से मानव अमाशय किस अम्ल का संश्लेषण करता है? मानव अमाशय जो है वो किस अम्ल का संश्लेषण करता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यहाँ पे आपका हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी जो कोशिका है वो है तंत्रिका कोशिका। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में दिया नहीं है, तो आपको याद रखना चाहिए इसका एक और नाम है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। ऑप्शन ए तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन आप याद रखेंगे। और यहाँ पे सही जवाब जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं पर नहीं जाना है, वरना आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? पुद्दुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया था? तो देखो 1962 में किया गया था। कब? 1962 ऑप्शन बी में किया गया था। और ध्यान रखना भैया 1962 में 14वें संविधान संशोधन द्वारा, 14वां संविधान संशोधन द्वारा इसे शामिल किया गया था, ये याद रखेंगे। और देखो 1961 में गोवा को, है ना, पुर्तगालियों से आज़ाद करा के, तो याद रखना 1961 में गोवा को, ये भी यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और देखो यहाँ पे आपको दे रखा है 1963 में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था खास। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान से ली गई है? दक्षिण अफ्रीका, आयरलैंड या अमेरिका के संविधान से? बताओ, प्रस्तावना जो ली गई है वो किस देश के संविधान से लिया गया? यूएसए, अमेरिका आपका यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। और देखो जो न्याय है, सामाजिक है, अधिकार है, समानता है, ये सब जो प्रावधान है प्रस्तावना में, ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है ना। जो आपके न्याय है, सामाजिक है ना, और अधिकार है, समानता है, ये सब आपके आयरलैंड के संविधान से। और संशोधन जो है वो दक्षिण अफ्रीका से, मैंने बताया ही था 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जाता है। ये कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। संविधान के उद्देश्य का, प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? देखो क्लास का लास्ट क्वेश्चन भी ना आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकता है, इसलिए क्लास को हमेशा पूरा देखा करो। आप सब वो हो जो पूरा देख रहे हो, क्लास को बीच में दोस्त छोड़ चुके हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन आप एक बार पूरा देखा करें। देखो एक बार सिर्फ किया गया है, कितनी बार? संशोधन एक बार किया गया है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, है ना। 42वां संविधान संशोधन जो है वो सिर्फ याद रखोगे एक बार प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। और इमरजेंसी कितनी बार देश में लगी है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत जो है वो किसने लिखा था? तो बिल्कुल दोस्त, मैं तब तक एक लाइन वो पढ़ लेता हूँ कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो हो जाएगा श्याम लाल गुप्त पार्षद, ऑप्शन सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में आप सब मेरे साथ जुड़े, उसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। और अगर कोई दोस्त टेलीग्राम या इंस्टाग्राम को ज्वाइन करना चाहता है तो ऐसा आइकन बन के आ रहा होगा जब आप क्लास को देख रहे होंगे, है ना। ऐसी क्लास यहाँ पे चल रही होगी, यहाँ पे ये आइकन बना होगा 19 पॉइंट कुछ के सब्सक्राइबर वगैरह लिखा होगा, इस पर क्लिक करना 19 पॉइंट इस पर, ठीक है ना। एक पूरा चैनल का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे ये ऐसा गोला होगा, यहाँ जीके जीएस क्यूज, यहाँ लिखा होगा देशी फ्रॉम गाँवला, यहाँ
एक टी करके लिंक लगा होगा और वहाँ लिखा होगा वन मोर लिंक। इस पर क्लिक करोगे तो एक टेलीग्राम एक इंस्टाग्राम दोनों लिंक खुलेंगे। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, इस पर सिलेक्ट कर देना, ठीक है। क्लिक करोगे ज्वाइन कर लेना, यहाँ से आपको PDF मिलेगी। और इंस्टाग्राम को चाहो तो मेरे फॉलो कर लेना दोस्त। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। और अब हो सकता है कि आपको SSC GD की भी क्लास मिलना स्टार्ट हो जाए। तो बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा और लाइक शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।